नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरुकुल पर, जहां हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आज करने वाले हैं बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, इसके बाद मुस्लिम लीग और पार्लियामेंट्री सुधार से आंदोलन से संबंधित जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी को इस PDF के माध्यम से आज हम करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके सभी परीक्षाओं की दृष्टि से, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो या अदर कोई PCS का एग्जाम है, जहाँ भी इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ इस टाइप के प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं और ये सभी प्रश्न उसके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आज ये इतिहास की 11वीं नंबर की क्लास है। इससे पहले 10 और वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं, तो उनको आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं और इसे तुरंत रिवीजन भी कर सकते हैं। तो आइए प्रश्न शुरू करते हैं कि बंगाल विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। तो जब 1905 का टाइम है, जब लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय था, उस दौरान क्या है, उसके कार्यकाल की प्रमुख घटना होती है कि बंगाल को विभाजित करके 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई। तो ये डेट इम्पोर्टेंट है कि बंगाल विभाजन की जो घोषणा है वो प्रभावी होती है 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी होती है। तो 2 डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा होती है और 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया जाता है। जिसके विरोध में क्या होता है, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होता है और इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। तो नेक्स्ट आता है प्रश्न कि बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया। बंगाल का जो विभाजन था उसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था कि बंगाल में राष्ट्रवाद की जो भावना पनप रही थी उसे दुर्बल करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया। अगला प्रश्न आता है कि बंगाल विभाजन 1905, बंगाल विभाजन से दो पार्ट बनते हैं। एक तो वेस्ट बंगाल जो वर्तमान का बंगाल है, एक पूर्वी बंगाल जो कि उस समय का बांग्लादेश हुआ करता था। जिसमें क्या थी कि मुस्लिम बाहुल्य की संख्या ज़्यादा थी, जिसमें पूर्वी बंगाल और असम का क्षेत्र शामिल था, और जहाँ क्या थी मुस्लिम जनसंख्या का क्षेत्र बाहुल्य क्षेत्र हुआ करता था। इसके बाद जो ये वेस्ट बंगाल जो वर्तमान भारत में है, इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र आता था, जिसमें क्या था हिंदू बाहुल्य क्षेत्र रहा। तो इसे हिंदू और मुस्लिम के हिसाब से डिवाइड करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य था। वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना। तो वंदे मातरम जो है वो स्वदेशी आंदोलन 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रेरक गीत के रूप में उभरा। अगला आता है कि बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो 1905 के बंगाल विभाजन विरोध का नेतृत्व किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो दिल्ली से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया सैयद हैदर रजा ने। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो मद्रास से जो लीडर थे वो थे चिदम्बरम पिल्लई। पंजाब से अगर पूछा जाए तो पंजाब से थे लाला लाजपत राय, और अगर ये महाराष्ट्र के क्षेत्र से पूछा जाए तो ये हैं बाल गंगाधर तिलक। तो सभी का नाम इम्पोर्टेंट है। अगला आता है कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया। तो वो टाइम था 1905। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन किस आंदोलन के साथ जुड़े थे। तो वो थे स्वदेशी आंदोलन। ब्रिटिश पत्रकार थे जो, इनका नाम था H.W. नेविंसन। तो वो जुड़ते हैं स्वदेशी आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। अगला आता है 1905 के स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे अवनींद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य था कि जो भारत की प्राचीन कला है, परंपराओं को पुनर्जीवित किया जाए।
स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का जो तत्कालिक कारण था वो था लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करना। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार किया गया उसका सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो दिए थे कृष्ण कुमार मित्र। 1905 में बंगला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे? 1905 के बंगला पत्रिका संजीवनी के संपादक थे कृष्ण कुमार मित्र। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की थी अश्विनी कुमार दत्त ने। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अनामार सोनार बंगला नामक गीत की रचना की जो आगे चलकर 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो 1905 के जो बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता है वो की जाती है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो बंगाल में जो केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना है वो की गई थी प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा। प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल में केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की थी। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 के लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया जाता है। तो जो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था उसे जब 1911 के दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है उसी दौरान क्या है लॉर्ड हार्डिंग जो भारत का उस समय का वाइसराय थे उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था? तो स्वदेशी आंदोलन का आलोचक पूर्व व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध के जो समर्थक हैं वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रयूज फ्रेजर। नेक्स्ट और प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? तो वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा द बंगाली पत्रिका का संपादन किया गया। अगला प्रश्न है कि अरुणडेल समिति के सुझाव पर वर्ष 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया गया। दिल्ली भारत की राजधानी बनाई जाती है। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो वो स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उन सबको कर लिए हैं। अब आती है मुस्लिम लीग और पार्लियामेंट्री सुधार। तो इस टॉपिक को भी आज कवर कर लेते हैं। जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी को। फर्स्ट प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वर्ष 1906 में 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। नेक्स्ट है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना में प्रमुख जो है आगा खां, ढाका का नवाब सलीमुल्लाह खां और मोहम्मद अली जिन्ना। तीन लोगों का नाम याद रखना है मुस्लिम लीग में, आगा खां, सलीमुल्लाह खां और मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष जो है वो आगा खां था। 1907 वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था। मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किस अधिवेशन में की गई? तो वर्ष 1908 का जो अमृतसर अधिवेशन होता है, अमृतसर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है जिस दौरान क्या है पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की जाती है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन और वर्ष, तो इनके जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है तो 1906 में पहला अधिवेशन होता है जिसका स्थान था ढाका। दूसरा अधिवेशन होता है 1907 का जो कि कराची में होता है। तीसरा अधिवेशन जो होता है वो 1908 में होता है और ये होता है अमृतसर में। वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई थी? तो अमीर अली ने 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित की थी।
भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1909 में किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो जो 1909 का अधिनियम है इसे ही मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के नाम से जाना जाता है। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो इसी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था प्रारंभ की गई। अगला है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में किस प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई? तो ये था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाती है। 1909 के सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया। यहीं से द्विराष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी की अवधारणा का प्रारंभ माना जाता है। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिनकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन किसका है? तो ये है उस समय का वायसराय मिंटो, जिसने जो मुस्लिम लीग की स्थापना है, मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं बल्कि जो इनको निर्वाचन प्रणाली दी गई मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली, इसी के संदर्भ में कहा था कि याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिनकी फसल बहुत कड़वी होगी। गवर्नर जनरल की कार्यकारी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो वो अधिनियम था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, जिसमें गवर्नर की जो जनरल कार्यकारिणी थी उसमें एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किया जाता है पहली बार। अगला आता है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ सिन्हा प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त किया गया। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय हैं। तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा पहले भारतीय हैं जिन्होंने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य बनते हैं। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया जाता है, जो संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय हैं। कांग्रेस के दो गुटों के प्रमुख नेता, एक तो है उदारवादी गुट, एक है उग्रवादी गुट। तो उदारवादी के नेता जो हैं प्रमुख हैं, जैसे जो बुजुर्ग नेता हैं दादा भाई नौरोजी, जो शुरुआती के जो लीडर हैं, प्रमुख कांग्रेस के संस्थापक मेंबर हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये क्या हैं? एक उदारवादी नेता हैं। जबकि उग्रवादी में है बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष। ये जो नवीन नेता हैं, युवा लीडर हैं, वो सभी उग्रवादी नेता हैं। नेक्स्ट आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया? तो वो था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति का आरोप लगाए थे। शेर ए पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो शेर ए पंजाब के नाम से जाने जाते थे वहाँ के जो लीडर थे, पंजाब के लीडर हैं लाला लाजपत राय, जिन्हें शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? तो वो कहा था वेलेंटाइन सिरोल ने। वेलेंटाइन सिरोल जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी हैं, इसके द्वारा बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जनक कहा जाता है। वर्ष 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दी गई? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें क्या है 6 वर्ष के कारावास की सजा होती है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में। अगला था भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय है? संवैधानिक साधनों याचिकाओं के स्थान पर आक्रमण साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में गणपति उत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को प्रारंभ किया बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को प्रारंभ किया था। यहाँ इंपॉर्टेंट एक चार्ट है, टेबल है कि
दरबार और उस समय वायसराय। तो 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। प्रथम बार जो दिल्ली दरबार आयोजित होती है वो 1877 में 1877 ईस्वी में आयोजित होती है, जिस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिटन था। द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में 1903 में आयोजित होती है, जिस समय लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय था। तीसरा दिल्ली दरबार होता है 1911 में, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग भारत का वायसराय के रूप में कार्यरत थे। तो अगला आ जाता है द्विशासन के जनक के रूप में सर लियोनिस कॉर्टिस को, जबकि बंगाल में द्वैध शासन के रूप में रॉबर्ट क्लाइव को जाना जाता है। तो बंगाल में द्वैध शासन किसने लगाया था, तो वो था रॉबर्ट क्लाइव, जबकि द्वैध शासन का जो जनक है वो जाना जाता है लियोनिस कॉर्टिस को। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी। तो इसी तरह हम लगातार टॉपिक वाइज क्लास को आगे बढ़ाते चलेंगे और पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को धीरे धीरे कंप्लीट कर देंगे आगामी 4-6 दिनों में। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।